वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस की चैप्टर 3। इसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। क्या पढ़ रहे थे? धातु और अधातु पढ़ रहे थे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और धातुएं क्या होती हैं, कैसे आप पहचानेंगे, उनके भौतिक गुणों के आधार पर, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, इन दोनों चीजों को आप कैसे पहचानेंगे, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। साथ में वे अभिक्रियाएं कैसे करती हैं, अम्ल के साथ, लवण के साथ, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके हमें क्या प्रदान करती हैं, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अभी जाकर के हमारा पहला वो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज सेकंड पार्ट है, लास्ट है, छोटी क्लास रहेगी। इसमें हम चीज़ों को देखेंगे कि जो रासायनिक तत्व हैं, धातुएं और अधातुएं हैं, ये आपस में अभिक्रिया करती हैं। हमने जल, लवण, अम्ल और फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो देखा था, लेकिन धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, धातुएं एवं अधातुएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अभिक्रिया करती हैं, ठीक है ना। तो जो धातु है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अभिक्रिया करेंगी। इसके लिए हमें जो है दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। धातु का जो है आपको परमाणु क्रमांक पता होना आवश्यक है और अधातु का भी परमाणु क्रमांक होना आपको आवश्यक है, क्योंकि वो दोनों जब अपने एक दूसरे की पूर्ति करेंगे तभी आपस में अभिक्रिया करेंगे, और अगर एक दूसरे की पूर्ति जो कमी है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो वो आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। और किस तरह की कमी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उस कमी को जो पूर्ति करेंगे वही धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं बच्चों और क्लोरीन का, ठीक है। तो देखिए सोडियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 10 और 11, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, ठीक है। 2, 8, 10, 7, 17। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये समझ लीजिए, उन्हीं जो इतने इलेक्ट्रॉन है, जितने उनके परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम बांट देते हैं। अब बांटेंगे कैसे? तो देखिए पहली कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी धातु हो, कोई भी मेटल हो, अगर उसका परमाणु क्रमांक जितना भी है तो पहली कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक धातु के, ठीक है। जैसे यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम के भी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना अष्टक पूरा करेंगे, मतलब 8-8 वहां पर वो स्थिर रहने के लिए अपना अष्टक पूरा करेंगे। और दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8-8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये आवश्यक है, ठीक है। 11 है तो यहाँ पे 2, 8 बांट दिया गया, 10 हो गया, बचा 1। तो अंतिम कक्षा में सोडियम की कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7, ये 10 हो गया, बचा 7, इसलिए हमने उसको अंतिम कक्षा में रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये कैसे अपने अष्टक पूरा करेंगे। सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा और क्लोरीन हमारा स्थिर हो जाएगा, क्लियर है। अगर सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये भी स्थिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है देने में ज्यादा आसानी होगी या 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा आसानी होगी? तो देखिए ये इनके पास है, क्लोरीन के पास 7 है, सोडियम के पास 1 है। अगर सोडियम इनको 1 दे देता है तो ये अष्टक पूरा करेंगे और उसे दोनों साझा करेंगे और दोनों जो है अपना अष्टक पूरा करने के बाद स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी। यहाँ पे कैसे अभिक्रिया करेंगी? सोडियम इस अंतिम 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगी, किसे दे देगी? क्लोरीन को, जिससे उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्लोरीन हमारा स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसा हो जाएगा? भाई जो उधार देगा मतलब उसके पास धन है, ठीक है। जिसने उधार लिया वो ऋण है, जो उधार लेता है उसे ऋण कहते हैं। तो सोडियम क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये धन आयन बनाता है, ठीक है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, देखिए तो ये ऋण आयन बनाता है, ठीक। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? NaCl, NaCl लवण बनाएंगे, नमक बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की, ठीक है।
मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, 2 8 2 12 होता है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? पहले हमने देखा 17 होता है, ठीक। मैग्नीशियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होगा? 2 8 2, ये पहले से दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। और क्लोरीन का कैसे होता है? 2 8 7। इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं क्लोरीन के? 7 है, हमने पहले भी देखा है। मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लीजिए मैग्नीशियम जो है किसको, मैग्नीशियम क्लोरीन को दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो कितने हो जाएंगे? इसको दे देंगे तो इसको केवल एक की जरूरत है, लेकिन इसके पास 2 है मैग्नीशियम के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 क्लोरीन लेंगे, ताकि लास्ट में अगर हम, ये पहला क्लोरीन हो गया, एक और क्लोरीन हम ले लें जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7। अब जो है इसको भी एक की आवश्यकता है और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और मैग्नीशियम के पास कितने हैं? 2 है। ये 2 में से एक एक इलेक्ट्रॉन इनको अगर दे देता है तो इसकी कमी जो है पूर्ति हो जाएगी। किसकी? क्लोरीन की जो है अष्टक पूरा हो जाएगा 2 क्लोरीन के साथ में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम हम यहाँ पर 1 लेंगे, क्लोरीन हम यहाँ पर 2 लेंगे, ताकि दोनों का अष्टक पूरा हो जाए। मैग्नीशियम भी जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके स्थिर हो जाएगा, ठीक है। और दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो धन आयन बनाएगा, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए वो ऋण आयन बनाएगा क्लोराइड का। क्लियर है? और ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हम बोलेंगे MgCl2। क्यों? क्योंकि हम 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं अष्टक को पूरा करने के लिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो इस तरह से धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। इस चार्ट में देखिए यहाँ पर दिया है नोबल गैसेस दी हैं, उनके एटॉमिक नंबर दिया है, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, मेटल्स दे दिया है, नॉन मेटल्स दिया है। अगर आपको इनके परमाणु क्रमांक पता है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो उनका, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, दूसरे में कोशिश करना है उनका अष्टक पूरा हो, और अगर अष्टक पूरा नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर अगली कक्षा में उनके जितने बचे हुए नंबर है उन्हें आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहीं से उठा लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम, एक मिनट, हाँ, मैग्नीशियम के कितना परमाणु क्रमांक है? 12, ठीक है। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए उसका 2 8, अपने से भी आप कर सकते हो, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, अंतिम में भी 8 होना चाहिए, लेकिन जो बचा है परमाणु क्रमांक के आधार पर वो हमने लिख दिया। ऑक्सीजन, इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। पहली कक्षा में 2 रखने हैं, पहली कक्षा में 2 रखने हैं, बचा हुआ हमारे पास 6 है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 2 है, 6 है। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन का अष्टक पूरा कर देगा, यानी ऑक्सीजन हमारा स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं बच्चों, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, तभी आप जो है धातु या अधातु का आपस में अभिक्रिया करा सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देख रहे हैं धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। मेटल्स हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्यों? क्योंकि जब हम जल से अभिक्रिया करा रहे थे तो हम उनके धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त कर रहे थे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे थे तब भी हम धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त कर रहे थे, लेकिन हमें शुद्ध धातु वहां पे नहीं मिल रहा था। वो शुद्ध धातु हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। किन किन प्रक्रियाओं से हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम यहाँ देखेंगे। देखिए, तो अधिकांश धातुएं जो है प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलती हैं। अब अयस्क क्या होता है बच्चों? तो देखिए, कोई भी धातु है मैक्सिमम जो है आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, वो जो है अयस्क के रूप में मिलेंगे, यानी उसमें धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सारी चीजें उसमें और दूसरे भी रासायनिक तत्व मिले हुए होंगे। उन्हें जो है फिल्टर करके अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करके हम जब फिल्टर करेंगे तब जाके हमें शुद्ध धातु या शुद्ध अधातु प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, अधिकांश धातुएं प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलती हैं। अब अयस्क किसे कहते हैं? इन अयस्कों में
धातु के साथ मिट्टी, रेत, सिलिका, धूल, अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं, ठीक है ना। और इन सभी को क्या बोला जाता है? गैंग कहा जाता है, यानी इन अयस्कों को ही गैंग कहा जाता है। इन्हें अलग अलग पद्धतियों से जो है अलग किया जाता है। धातु निकालने की पूरी प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है। धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। और यहाँ पर हम कुछ पद्धतियों का प्रयोग करते हैं बच्चों, जैसे गुरुत्वाकर्षण। इस पद्धति को हम प्रयोग करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, इस विधि का प्रयोग करके भी हम शुद्ध धातु हमारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज और भी है कि इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए या इन विधियों को उनमें अप्लाई करने के लिए हमें उनकी क्रियाशीलता देखनी पड़ेगी। मतलब कौन सी धातु कितनी सक्रिय है। हर धातु के साथ हर विधि या हर आप तकनीकी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे, जैसे कम क्रियाशील धातु या कम सक्रिय धातु, मध्यम सक्रिय धातु, अत्यधिक सक्रिय धातु। मतलब क्रियाशीलता के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं, जो ज्यादा रिएक्ट करती हैं उनके लिए पद्धति अलग हो जाएगी, जो कम रिएक्ट करती हैं उनके लिए पद्धति अलग हो जाएगी, या आपकी जो है बिल्कुल भी जो मध्यम होती हैं, जो ज्यादा रिएक्टेड नहीं होती या बहुत कम भी नहीं होती हैं, मध्यम सक्रिय होती हैं, तो उनके लिए कौन सी विधियां हम प्रयोग करेंगे धातु निकालने के लिए, सभी को देखते हैं यहाँ पे। जैसे कम क्रियाशील धातु के लिए जो बहुत ज्यादा कम सक्रिय हैं उनकी बात करें तो बहुत कम सक्रिय धातुएं हम कैसे प्राप्त करेंगे? इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करके, कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड को केवल हम गर्म कर दे बच्चों, तो ही हमें क्या शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जांपल AU, AG यानी आपको गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, प्लैटिनम है, साथ में कॉपर है, इनको अगर आप गर्म बस कर दे तब भी आपको ये शुद्ध रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी धातुएं हैं? कम सक्रिय धातुएं हैं। दूसरा, मध्यम सक्रिय धातु जो मीडियम है, जो रिएक्शन करने में जो है मीडियम है, स्टेबल है, ठीक है, तो उन्हें हम मध्यम सक्रिय धातु कह देते हैं। इनके लिए दो प्रक्रियाएं हम यहाँ अपनाएंगे, पहला है भर्जन, दूसरा है निस्तापन। दोनों ही प्रक्रिया गर्म करने की है या वस्तु को जलाने की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही प्रक्रिया क्या है? वस्तु को गर्म करना या जलाने की। लेकिन भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है? तो देखिए, भर्जन जो होगा कब होगा? जब हम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाएं, ठीक है, या गर्म करें, उसे हम भर्जन बोलते हैं, ठीक है। निस्तापन क्या होगा? जहां वायु की बहुत कमी होगी, ठीक है, निम्न वायु पर, निम्न वायु या फिर उसकी अनुपस्थिति आप कह सकते हो। तो निम्न वायु की उपस्थिति में आप वस्तु या धातु को क्या करें? गर्म करें या जलाएं, उसे ही हम निस्तापन कहते हैं। सभी धातुओं में ये भर्जन अप्लाई नहीं होगा, उसी तरह सभी धातुओं में निस्तापन अप्लाई नहीं होगा। तो किन पर होगा? तो देखिए, भर्जन हम उसी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे जहां यदि अयस्क जो है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, क्या चीज प्राप्त हो रहा है? जो अयस्क प्राप्त हो रहा है, मिश्रण प्राप्त हो रहा है किसी भी वस्तु का ऑक्साइड, वो सल्फाइड का अयस्क हो, ठीक है। तो जो सल्फाइड के मतलब उसमें सल्फर उपस्थित हो, ठीक है ना, तो जो सल्फाइड के अयस्क होंगे उसको हम फिल्टर करने के लिए भर्जन जो प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। कहाँ पर? मध्यम सक्रिय धातुओं में, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है आपका, एक मिनट, क्या जिंक के साथ, देखिए जिंक के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, ये हमें क्या मिला है? ये जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क है, ये जिंक का हमारा सल्फाइड अयस्क है, सल्फर उसमें उपस्थित है। तो हम इसका जब भर्जन करेंगे, गर्म करेंगे इसे, तो क्या प्राप्त होगा? हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होगा अभी, ठीक है। इस अयस्क को क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होगा, प्लस सल्फर आपका जो है अलग हो जाएगा। क्लियर है? सल्फर ऑक्साइड जो है आपका अलग हो जाएगा। अब इसे आगे चल के और भी प्रक्रिया करेंगे तब जाके, क्योंकि अभी हमें जिंक जो है शुद्ध प्राप्त नहीं हुआ है, केवल अभी उसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरा हम देखते हैं निस्तापन। निस्तापन हम किन धातुओं के साथ प्रयोग करेंगे? जो अयस्क है धातु का वो कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें कार्बोनेट उपस्थित होना चाहिए। उसे हम निस्तापन के माध्यम से फिल्टर करके शुद्ध ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए हमने क्या प्राप्त किया? उनका ऑक्साइड, चाहे जिंक के साथ हम अभिक्रिया कर रहे हैं, जिंक को गर्म कर रहे हैं सल्फेट के साथ में, तो हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम जिंक का कार्बोनेट अयस्क ले रहे हैं, तो अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं तो हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। अब
ये जो ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, धातु निकालने के बाद ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपचयन करके शुद्ध जिंक या शुद्ध आपका कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। देखिए भर्जन की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होगा और इसी को आगे हम कार्बन का अपचयन कर देंगे, कार्बन द्वारा अपचयन कर देंगे तो हमें शुद्ध जिंक मिल जाएगा। कैसे? तो देखिए जिंक सल्फेट दिया हुआ है, इसी चीज को मैं यहाँ पे दोबारा से कर रही हूँ, ZnO, ये हमें ऑक्साइड प्राप्त हो गया, साथ में SO2 आपका सल्फर ऑक्साइड जो है रिलीज हो गया, मुक्त हो गया। हमें ये इससे मतलब है, क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध धातु यहाँ से प्राप्त करनी है। अब हम इसी ऑक्साइड का क्या कर देंगे, कार्बन के साथ अपचयन कर देंगे, ZnO+C, कार्बन के साथ अपचयन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा Zn+CO। ठीक है, शुद्ध आपको जिंक यहाँ पे प्राप्त हो गया कार्बन के साथ अपचयन के साथ। इस तरह से हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। ये था हमारा भर्जन के लिए। निस्तापन के देख लीजिए क्या होगा। अयस्क कैसा होना चाहिए, कार्बोनेट का अयस्क। जैसे यहाँ पे जिंक का अयस्क लिया है, जिंक का अयस्क लिया है, कैसा अयस्क है ये, कार्बोनेट अयस्क है। इसको जब हम निस्तापन करेंगे तो हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होगा और लास्ट में आपको CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण मैं यहाँ पे लेती हूँ, जैसे किसका ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमने लिया। ये कैल्शियम का कैसा है, कार्बोनेट अयस्क है। ठीक है, इसका हम क्या करें, इसको गर्म करते हैं, निस्तापन होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनेट अयस्क है इसलिए इसका निस्तापन होगा। निस्तापन होगा तो हमें कैल्शियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा, CaO प्राप्त होगा प्लस CO2 ये रिलीज होगा। कार्बोनेट अयस्क होगा तो ध्यान रखिएगा CO2 रिलीज होगा। ठीक है, अब इस ऑक्साइड से हम क्या बना लेंगे, कैल्शियम प्राप्त करेंगे। CO कार्बन के साथ अपचयन होगा इसका, Ca+CO, ये आपको प्राप्त हो गया कैल्शियम शुद्ध रूप में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ रही होगी। कोई भी आपका कैसा मध्यम सक्रिय धातु होगा तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि वो सल्फाइड का अयस्क है या फिर वो कार्बोनेट का अयस्क है। अगर वो सल्फाइड का अयस्क है तो हम उसके साथ भर्जन अभिक्रिया करेंगे जिसमें आपका सल्फर ऑक्साइड जो है रिलीज होगा। अगर वो कार्बोनेट का अयस्क है तो उसमें CO2 रिलीज होगा और दोनों अवस्थाओं में आपको धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। उन ऑक्साइड का जब हम कार्बन के साथ अपचयन कर देंगे तब जाके हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल के लिए आप ये अभिक्रिया जिंक के साथ कर सकते हैं, Fe के साथ कर सकते हैं, Pb के साथ कर सकते हैं, कॉपर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इन धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देख लें थोड़ा सा हम किसके साथ, अत्यधिक सक्रिय धातुओं के साथ, बहुत तेजी से जो रिएक्शन करती हैं, बहुत जल्दी आपका रिएक्ट करती हैं, उन धातुओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इनके लिए कुछ नहीं, आपको केवल विद्युत अपघटन करके आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत अपघटन के माध्यम से आप बहुत ज्यादा सक्रिय धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं आप। ठीक है, साथ में आप मैग्नीशियम का निष्कर्षण कर सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सभी धातुएं कैसी धातुएं हैं, हमने चार्ट देखा था लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। उसमें सक्रियता के आधार पर पूरे धातुओं का हमने क्या बनाया था, चार्ट बनाया था, जिसमें सबसे ऊपर आपको ये मिलेगा पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा कैसी सक्रिय धातुएं हैं। तो इनको केवल विद्युत अपघटन के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही सारी चीजें, वही प्रोसेस है, कैसे आप धातुएं प्राप्त करेंगे, तो उसका फ्लो चार्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, उच्च यानी बहुत ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं, आप विद्युत अपघटन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। मध्यम है तो उसके लिए आपको क्या करना है, भर्जन और निस्तापन करना है, दोनों बताया। भर्जन जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए होगा और निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए होगा। फिर बाद में कार्बन के साथ आपका अपचयन कर देना है उसका। ठीक है, निम्न के लिए हम क्या देखे थे, सल्फाइड अयस्क प्राप्त होगा, उसका हम केवल क्या करेंगे, गर्म कर देंगे और शुद्ध धातुएं प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चीजें। संक्षारण, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। संक्षारण हमने बच्चों लास्ट क्लास में देखा था, किसमें, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था
कि संक्षारण होता क्या है। तो देखिए, जब धातुएं ऑक्सीजन में, नमी में या दूसरे रासायनिक तत्वों के संपर्क में आते हैं तो अपने ऊपर एक तरह का परत चढ़ा लेते हैं, ठीक है, जो उनको क्या हानि पहुंचाता है, उनका क्षरण करता है, तो उसे ही हम क्षरण कहते हैं। अगर लोहे की बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जंग जंग लग जाता है, उसमें आपको आयरन का ऑक्साइड बन जाता है और ऊपर कैसे लाल रंग का परत ऐसा जम जाता है, ठीक है, लोहे की बात करें। तांबे में कैसा होता है, तो तांबे देखिए हरे रंग के होने लगते हैं, ठीक है, हरे रंग के होने लगते हैं, तो उसमें भी क्या है, वो संक्षारण के कारण होता है। चांदी देखिए, तो चांदी कैसे एक टाइम के बाद देखिएगा काली पड़ने लगती है, वो लाल, नीली, हरी नहीं होती, कैसी होती है, काली पड़ने लगती है। तो वो कैसी अभिक्रिया है, उसके साथ संक्षारण हो रहा होता है, इसलिए वो ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। संक्षारण के साथ हम यहाँ पर केवल देखेंगे संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण तो आपने समझ लिया है पहली कक्षाओं में। संक्षारण के रोकने के उपाय क्या हैं? कैसे आप संक्षारण को रोक सकते हैं? तो पेंट करके, ठीक है, ऑयल पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा करके संक्षारण रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन करके हम उसका कर सकते हैं। क्या? संक्षारण रोक सकते हैं। यानी क्या है ये? लोहे की वस्तु पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाएगी। इसे ही बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। दूसरा, एनोडाइजेशन, ये क्या कहलाता है? एल्यूमिनियम की सतह पर सुरक्षित ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजेशन। साथ में लास्ट है क्रोम या प्लेटिंग या फिर टिन की प्लेटिंग, उसके साथ कोटिंग कर दिया जाए इन धातुओं की, तो उससे भी संक्षारण को हम रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, धातुएं अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। पूरा हम सिलेबस जो है बहुत आराम से और बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और आपके एग्जाम के पर्पज से तो यूजफुल है ही, और आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।